दोस्तों, आखिरकार राहुल गांधी ने देश की जनता को बता दिया कि वो जो 2 सीटों से जीते थे, रायबरेली और वायनाड, उसमें से रायबरेली से वो सांसद रहेंगे और प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, तब से अंधभक्तों के और बीजेपी समर्थित मीडिया के माथे पर बल आ गया। मतलब ऐसा लगता है कईयों को देखकर कि नसी काट लेंगे, इतने डरे हुए, इतने खौफ में हैं, तमाम तरह की थ्योरी चला रहे हैं अपने अपने मन से। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये एक थॉट, क्या ये एक सोच कि भाई कम था कि बहन भी संसद पहुंच जाएगी और प्रियंका गांधी जब संसद पहुंचेंगी और जिस तरह से गरजेंगी, उसके बारे में तो बीजेपी वाले भी इतने तो आश्वस्त हैं कि भाषण देने में मोदी जी को अगर कोई टक्कर दे सकता है, मोदी जी से अगर कोई 21 साबित हो सकता है, तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। इसीलिए क्या ये डर है कि इस कदर लोगों के निकल रहा है कि पूछिए मत। इस डर का जवाब दिया है कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने। कैसे, मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप इनको जानते होंगे, ये कई न्यूज चैनल्स में आजकल राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बैठते हैं। बड़े पत्रकारों में से एक भी हैं देश के, लेकिन आप इन्हें बीजेपी समर्थित पत्रकार कह सकते हैं। और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं त्रिपाठी जी, और किसके लिए बैटिंग करते हैं। और पिछले कुछ चुनाव में जो बड़ी बड़ी बातें हर्षवर्धन त्रिपाठी ने की थी, उनमें से ये है कि स्मृति ईरानी तो आराम से चुनाव जीत जाएंगी अमेठी में। ये वही पत्रकार थे जो स्मृति ईरानी के अमेठी में चुनाव जीतने की भविष्यवाणी कर चुके थे बहुत पहले ही। और उत्तर प्रदेश में यही पत्रकार थे दोस्तों जो बीजेपी को 70 सीटें दिलवा रहे थे। ठीक है, अब जैसे ही प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान हुआ तो हर्षवर्धन त्रिपाठी का विश्लेषण देखिए। कहते हैं, कांग्रेस ने बेहतर निर्णय लिया है कि राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद रहेंगे, प्रियंका वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। वायनाड तुलनात्मक रूप से कांग्रेस के लिए अति सुरक्षित सीट है। उत्तर प्रदेश में फिर से कांग्रेस चुनाव में जाती और गड़बड़ हो जाती तो सारा वातावरण विरुद्ध हो जाता। स्मृति ईरानी के सामने जीतने का साहस कांग्रेस में रहा होता तो भाई बहन उसी समय दोनों सीट से लड़कर जीतते। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, अब तो स्मृति ईरानी का भी अहंकार काफी हद तक टूट चुका है। जो उनके अंदर एक गुरूर था कि मैं फलाने को चैलेंज देती हूँ, मैं ढिमकाने को चैलेंज देती हूँ, अब तो स्मृति ईरानी भी चुनाव हारने के बाद काफी शांत हो गई हैं। लेकिन ये जो पत्रकार है, इनका गुरूर शांत नहीं हो रहा है क्या? मतलब स्मृति ईरानी को भाई बहन ने नहीं, एक सामान्य कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हराया है। लेकिन ये बात अब तक इनके गले नहीं उतर रही है कि इस तरह का विश्लेषण कर रहे हैं। वैसे तो हर्षवर्धन त्रिपाठी की बात की हर लाइन का विश्लेषण अलग अलग तरह से किया जा सकता है, और जो कि मैं करूंगी भी आगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने उनको बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं हर्षवर्धन जी। पंडित केशोरीलाल शर्मा जी स्मृति ईरानी जी को भारी मत से अमेठी में हरा भी चुके हैं और चुनाव की कमान प्रियंका जी के हाथ में थी। बाकी आपकी नस नस में कांग्रेस के प्रति जहर और भाजपा का समर्थन बसा है, वो जग जाहिर है। नेहरू गांधी परिवार के साहस की बात आप भीरू जमात के समर्थकों के मुंह से अच्छी नहीं लगती भाई साहब। उनके साहस के सामने जब भाजपा संघ जनसंघ के आका यानी अंग्रेज नहीं टिक पाए तो उनके समर्थक क्या ही टिकेंगे। मतलब कमाल की बात है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग ये तो देखें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की क्या गत हुई है। आजकल एनवेलप पे एनवेलप, लिफाफे पे लिफाफे पहुंच रहे हैं बीजेपी के दफ्तर में। इसने भीतरघात कर दिया, उसने भीतरघात कर दिया, उसने गद्दारी कर दी, इसने गद्दारी कर दी, संघ अलग लताड़ रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा की गत तब हुई है जब बीएसपी ने करीब करीब 16 सीटों को प्रभावित किया है चुनाव। सोचिए अगर बीएसपी न लड़ती या बीएसपी निष्क्रिय हो जाती तो उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की और बुरी गत होती। इस पर विश्लेषण नहीं हो रहा है। विश्लेषण किस पर हो रहा है कि राहुल गांधी ने, देखिए यूपी में दोबारा चुनाव में वो नहीं गए क्योंकि यूपी में चुनाव दोबारा से करवाते तो वहां हार जाते। अरे हर्षवर्धन जी, उपचुनाव में 10 सीटों के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं। बताइए, यहाँ तो कांग्रेस पार्टी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि एक पत्रकार का किसी राजनीतिक फैसले के विश्लेषण करना सुहाता है, समझ में आता है, लेकिन इस तरह की बातें करके हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ऐसा लगता है कि उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने बीजेपी को दिया है। और जहां तक बात है भाई बहन के स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव ना लड़ने की, तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको तो बहुत अच्छे से याद होगा, पूरे चुनाव में स्मृति ईरानी अपने सारे इंटरव्यूज में यही कह रही थी कि वो केएल शर्मा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही है, वो प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। पूरे चुनाव में स्मृति ईरानी ने लगभग हर इंटरव्यू में ये बात दोहराई कि वो तो प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि वो प्रियंका गांधी जिस तरह से प्रचार कर रही है वो उससे भी आगे निकल जाएंगी और वो हरा देंगी। एक बार भाई को हराया है, एक बार बहन को हरा दूंगी, इस तरह के
बोला नहीं था उन्होंने, स्मृति ईरानी ने बोला नहीं था, लेकिन इस तरह के तेवर के साथ वो चुनाव लड़ रही थी और वो कह भी रही थी कि मैं तो प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हूँ। और बात भी सही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप तो जानते होंगे, प्रियंका गांधी ने अमेठी के चुनाव को पंचायत का चुनाव बना दिया। रात में माइक नहीं था, लाइट नहीं थी, गाड़ी के ऊपर खड़े होके ऐसे ही भाषण देना शुरू कर दिया। लोगों ने फ्लैश लाइट जलाकर उनका स्वागत करना शुरू कर दिया, अपने परिवार के संबंध याद दिलाने शुरू कर दिए, कई बार भावुक भी हो गई और लगातार बिना नाम लिए स्मृति ईरानी के अहंकार की बात की। आज स्मृति ईरानी को प्रियंका गांधी की उस प्रचार की वजह से, चाहे केएल शर्मा के स्थानीय कैंडिडेट होने की वजह से जो हार मिली, स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं उस हार का मंथन करने लगी। आप देखिए ना, ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी वनवास में चली गई है, दिखी नहीं रही है। अरे स्मृति ईरानी जी, अमेठी में हार गई तो क्या बात, अमेठी में आपके कार्यकर्ता तो अब भी आपका इंतजार कर रहे हैं और दीदी और परिवार का रिश्ता तो कभी खत्म नहीं होता। आपने खुद कहा था हारने के बाद आपको एक बार हार की समीक्षा करने के लिए तो अमेठी जाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप आत्ममंथन कर रही हो, लेकिन ऐसे पत्रकार दोस्तों, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे पत्रकार हैं कि मानने को तैयार नहीं। मैं तो सही बता रही हूँ मोदी जी, ऐसे पत्रकारों से आप कोसों दूर रहिए। ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखने में ये आप लोगों के समर्थन की बात करते हैं, लेकिन आपको सच से कितना दूर रखते हैं। इनसे अच्छे तो हमारे जैसे पत्रकार है। माना हमारे पास हाईफाई स्टूडियो नहीं है, तगड़ी एकदम टीम नहीं है, हमारे पास प्राइम टाइम वाला वो मामला नहीं है, लेकिन हमारे जैसे पत्रकार कम से कम आपको सच तो बताते हैं। हम तो शुरुआत से कह रहे थे स्मृति ईरानी कम से कम 1 लाख से ऊपर वोटों से हारेंगी, स्मृति ईरानी की सीट फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश में हम तो शुरुआत से कह रहे थे कि यूपी के लड़कों का जलवा बीजेपी को परेशान कर सकता है, लेकिन हमारी आपने सुनी नहीं। और ऐसे पत्रकारों की, ऐसे लोगों की सुनकर सोचिए बीजेपी की क्या गत हुई है। उसके बाद भी अगर ऐसे पत्रकार अपने इस ज्ञान की गंगा को ऐसे ही बहाते रहे और ऐसे ही ज्ञान की गंगा में बीजेपी वाले हिचकोले मारते रहे, तो सोचिए उनका क्या हश्र होगा। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने जब से वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से कई लोगों के पेट में यह सोचकर भी दर्द हो रहा है कि संसद के अंदर क्या माहौल होगा। भाई, इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी बात रखी। दो आंखें, दो परिवारों, दो भाई बहनों में चुनाव करना शायद बेहद मुश्किल होगा। और ऐसी ही कुछ द्वंद, ऐसी ही कुछ दुविधा राहुल जी के सामने भी रही होगी जब उनको रायबरेली और वायनाड में से एक चुनना था। खैर, निर्णय हो चुका है और वो रायबरेली के सांसद बने रहेंगे, लेकिन जैसा कि उन्होंने वायनाड के लोगों से वादा किया था और कहा था मैं ऐसा निर्णय लूंगा जिससे दोनों लोग खुश होंगे, वायनाड का प्रतिनिधित्व अब प्रियंका जी करेंगे। और सही भी है, अगर परिवार बोला है तो परिवार को तो परिवार के सदस्य के हवाले ही किया जाता है। कौन नहीं जानता प्रियंका जी की नेतृत्व की क्षमता को और लोगों के प्रति उनके अपार स्नेह को। तो वायनाड को तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। प्रियंका जी एक अकेली ऐसी हैं जिन्होंने पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी को निरुत्तर करके बार बार चुप कराया है, बोलती बंद कर दी है। चाहे वो मंगलसूत्र जैसी बात हो या भैंस ले जाने जैसी बेसिर पैर की बातें हो या मुजरा जैसा अपशब्द हो, अपनी दो टूक वक्तव्यों से, भाषणों से पूरे संयम, पूरी मर्यादा, पूरी गरिमा के साथ नरेंद्र मोदी की जो रची गढ़ी छवि थी उसको बेरंग कर दिया। मैंने प्रियंका जी को बड़े करीब से लड़ते हुए देखा और क्या कमाल का लड़ती हैं। वो पूरी शिद्दत से लड़ती हैं, बेहद मेहनती हैं, बेहद जुझारू हैं और सबसे ज्यादा बेहद निर्भीक हैं। अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ी हो जाती हैं और लड़ाई को अपने अंतिम पड़ाव तक लेकर जाती हैं। वो जितनी शिद्दत से लड़ती हैं उतनी ही बेपनाह मोहब्बत भी करती हैं। उनका कलेजा जो है वो बिल्कुल मोम जैसा है। किसी के खिलाफ अत्याचार सह नहीं सकती है, किसी के दुख को देखकर असहनीय हो जाता है, उसके लिए जरूर लड़ती हैं। बेहद समर्पित माँ है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह निर्वाह करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े मुद्दों पर पकड़ रखती हैं, लेकिन उतनी ही तल्लीनता से छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखती हैं और ये उनको बेहद खास बनाता है। बहुत सारे लोगों में उनको इंदिरा जी की छवि नजर आती है। मुझे उनमें एक बहुत उन्मुक्त, बेपरवाह हंसती हुई, साहसी, सहृदय और संघर्ष करने वाली योद्धा नजर आती है। और इधर राहुल जी ने तो कमाल कर दिया। जो 5 पीढ़ियों का संबंध था उत्तर प्रदेश से वो और प्रगाढ़ हो गया। प्रयागराज से जो जड़ें निकली थी वो अब सिर्फ रायबरेली, अमेठी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी हैं। उनके इस नतीजे से बीजेपी के माथे पर पसीना आना लाजमी है, क्योंकि सीएसडीएस का एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में लोगों की जो प्रथम प्रधानमंत्री की चॉइस है वो राहुल जी हैं। मोदी, योगी सबसे कहीं आगे। उनके इस निर्णय का दूरगामी परिणाम होने वाला है। जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होंगे
उसकी जीत की जो शुरुआत होगी वो 2027 की आंधी में बदलेगी। राहुल जी का यूपी में डटे रहना, जिस यूपी में बीजेपी हाफ हो चुकी है, उसको पूरी तरह से साफ कर देगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन जरा एक बार सोचिए कि सदन में बीजेपी राहुल जी से पार नहीं पा रही थी, उनका कुछ नहीं कर सकती थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और अब वहां पर प्रियंका जी भी होंगी और वहां पर इंडिया गठबंधन के और तमाम प्रबल नेता होंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान तो बढ़ने वाला है।